दोस्तों, मुझे बचपन से मैं आध्यात्मिक से जुड़ा रहा हूं और मुझे आध्यात्मिक का बहुत शौक बचपन से रहा है। तो एक मेरे गुरु थे, गुरुदेव गैबानंद स्वामी। वो बराबर कहा करते थे कि जीवन क्या है, फल क्या इसका, कारण कौन, कार्य को किसका, विषय भोग से क्या है मिलता, फिर त्याग तपस्या से क्या मिलता, जब मरण है निश्चय सबको, यह जीवन क्यों प्यारा सबको। तो इसका उत्तर मैं बहुत खोज रहा था, लेकिन मुझे इसका उत्तर एक्चुअली मिला क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने के बाद। जब मैं एमएससी किया पटना यूनिवर्सिटी से, तब मुझे पता चला कि जीवन कुछ नहीं है, जीवन एक एनर्जी है। बंधु, 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने घोषणा की थी कि परमात्मा मर गया है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, जो कुछ है पदार्थ है। लेकिन विगत 50-60 वर्षों में वैज्ञानिकों की अपनी धारणा बदलना पड़ा और उन्होंने कहा कि ये जो पदार्थ है वह एक भ्रम है, इल्यूजन है, असत है, झूठ है। भ्रम किस मामले में है बंधु? भ्रम इस मामले में है, जैसा हम पदार्थ को देखते हैं वैसा नहीं है, और जैसा हम नहीं देखते हैं वैसा है। तो बंधु, जैसे एक बिजली का पंखा घूम रहा हो, अगर यह तीव्र गति से घूमे तो इसकी 3 पंखुड़ियां के जगह मुझे एक गोल घूमता हुआ वृत्त दिखलाई देगा बंधु। और अगर पंखा को कुछ और तेज किया जाए तो हम एक पत्थर का टुकड़ा भी इससे पार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पत्थर के टुकड़ा के पहुंचने में जितना समय लगेगा उससे पहले ही दूसरी पंखुड़ियां आ जाएगी और वो पत्थर को बाहर फेंक देगा। लेकिन बंधु, अगर और तेजी से घुमाया जाए, जैसे एटम का वेलोसिटी, एटम के वेलोसिटी से घुमाया जाए, तो ये बिजली के पंखे पर आराम से आप बैठ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि पंखा घूम रहा है। तो यह इल्यूजन इस मामले में है कि जैसा मुझे दिखाई दे रहा है एक्चुअली वैसा पदार्थ नहीं है। सारा चीज गतिमान है, पूरा प्रकृति ही गतिमान है, रेस्ट में कोई चीज है ही नहीं। तो बंधु, तो एनर्जी जो है, तो जीवन क्या है? तो जीवन एक एनर्जी है। और बंधु, एनर्जी के 2 आयाम है, 2 डायमेंशन है। एक डायमेंशन है अस्तित्व का, जिसे एग्जिस्टेंस कहते हैं। दूसरा डायमेंशन है अनिश्चित का, जिसे नॉन एग्जिस्टेंस कहते हैं। तो जो जन्म लिया है वो मरेगा, जो मृत्यु को उपलब्ध हुआ है वो जन्म लेगा। तो यही एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस है। कोई भी चीज सदा परमानेंट रहने वाला नहीं है। वैज्ञानिक का अब घोषणा है कि यह सूर्य जो है, यह मेरा सूर्य ठंडा हो रहा है और 4000 साल में यह सूर्य ठंडा पड़ जाएगा। और फिर कहीं यह सूर्य कहाँ से बन रहा है? तो ये सूर्य जो है, सूर्य की किरणें जो है, ये शून्य में खो रहा है। तो कहीं ना कहीं शून्य से भी ये सूर्य, नया सूर्य बन रहा होगा, किसी दूसरे छोरों पर एक नया सूर्य भी बन रहा होगा। तो बंधु, हम आपको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि एनर्जी क्या है। सारा क्वांटम मैकेनिक्स खेल है एनर्जी का, आइगन वैल्यू का, आइगन फंक्शन का। तो पहले क्वांटम मैकेनिक्स का नया नाम हुआ करता था मैट्रिक्स मैकेनिक्स, बाद में वैज्ञानिकों ने इसे क्वांटम मैकेनिक्स कहा। लेकिन इसका आधारभूत तत्व जो है वह मैट्रिक्स मैकेनिक्स में समझा हुआ है। हिल्बर्ट स्पेस क्या है इसको बताऊंगा, लीनियर वेक्टर स्पेस क्या है। तो इन सारी चीजों को अगर आप इंटरनली समझोगे तो लीनियर वेक्टर का एप्लीकेशन बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको आइगन वैल्यू पर ले जाऊंगा। तो काफी डिटेल में मैं समझाने वाला हूं। आपको एक बात की गारंटी है, क्वांटम मैकेनिक्स जो है पूरे फिजिक्स का एक्चुअली जन्मदाता है। क्वांटम मैकेनिक पर ही सारा मैकेनिक, जैसे एटॉमिक फिजिक्स हो, न्यूक्लियर फिजिक्स हो, क्लासिकल मैकेनिक्स हो, सबका जड़ क्वांटम मैकेनिक्स है। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको आपके सामने क्वांटम मैकेनिक्स रखा है। क्वांटम मैकेनिक्स के बाद मैं आपको मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाऊंगा और क्वांटम मैकेनिक्स इस कदर पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा कि सचमुच ये सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है बंधु। तो मैं आपको शुरू करूंगा श्रोडिंगर इक्वेशन से, लेकिन श्रोडिंगर इक्वेशन को समझने के पहले आपको मैट्रिसेस समझना होगा। और मैट्रिसेस को समझने के लिए आपको क्या है 2 डायमेंशन स्पेस, क्या है 3 डायमेंशनल क्या है, और कैसे वेक्टर, लीनियर वेक्टर का हम यूज लेते हैं। जैसे माने जनरलाइजेशन हम वेक्टर को करेंगे तो यह एक बड़ा ही प्लीजेंट एक देगा, आपको बहुत खुशी देगी। तो वह वेक्टर जैसे
वेक्टर ए है तो इसको हम लोग लिखते हैं a1i प्लस a2j। इसी a1i और a2j को हम लोग इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, कॉलम मैट्रिसेस के रूप में लिखते हैं a1 और a2। और जहां पर कि a1 लिखते हैं तो इसके लिए बेसिस लिखते हैं, जैसे बंधु x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग बेसिस वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है i j k, उसी प्रकार हम लोग मैट्रिक्स में भी एक बेसिस देते हैं। जैसे a1 के लिए हम लोग लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स 1 0, a2 के लिए लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स 0 1। इस प्रकार अगर हो जैसे कि कोई मैट्रिसेस हो D11 D12 D21 D22, तो इसे हम लोग मैट्रिक्स के फर्श में बेसिस वेक्टर मेरा क्या होगा तो वह होता है 1 0 0 0। तो इन सारी बातों को डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बंधु विशेष तो मैं नहीं कहूंगा, इतना ही कहता हूं आज। तो थैंक यू वेरी मच। मैं अगले दिन आपसे फिर मिलूंगा, रूबरू होऊंगा और क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। तो दोस्तों मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं, सबसे पहले आप गौर से देखें कि मैं आपको यहाँ पर न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर CSIR नेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं आपको बताऊंगा क्वांटम मैकेनिक्स, उसके बाद बताऊंगा मैथमेटिकल फिजिक्स, चूंकि मैथमेटिकल फिजिक्स ही पूरे क्वांटम मैकेनिक्स का या पूरे फिजिक्स का ज्ञान है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, जरा गौर से देख लीजिए, CSIR नेट फिजिकल साइंस के लिए पढ़ाऊंगा। और न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, इसे आप लोग ना भूलें। मैं रेगुलर क्लास लूंगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास लूंगा, ये आपको जजमेंट करना होगा। तो सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर फिजिकल साइंस के लिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो जब से सबसे पहले मैं क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा। तो वेव पार्टिकल क्या है, वेव है क्या बंधु? तो सबसे पहले वैज्ञानिकों ने ये कहा था कि फोटोन जो है एज ए पार्टिकल है एंड एज वेल एज ए वेव है। लेकिन बाद में ये कहा कि ये फोटोन जो है जो वेव के रूप में है, तो वह जो फोटोन के द्वारा जो वेव होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, यानी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो कि प्रेशर और फोर्स एक्सर्ट करता है। बंधु तो एक बात खूब ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रॉन भी जो है यह एक पार्टिकल है एज वेल एज वेव भी है। तो यह इलेक्ट्रॉन के जो पार्टिकल है, तो वैज्ञानिकों को जो पहले शुरू में लोगों ने ये कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन से एक पदार्थ का बोध होता है, कण से पदार्थ का बोध होता है, इसलिए लोगों को वैज्ञानिकों को एक नया शब्द खोजना पड़ा जिसका नाम है क्वांटा। तो क्वांटा का मतलब होता है पार्टिकल भी एज वेल एज वेव भी, तो दोनों है। चूंकि इलेक्ट्रॉन से पार्टिकल से पदार्थ का बोध होता था, इसके लिए उसके जगह लोगों ने जो नया शब्द दिया जिसका नाम था क्वांटा। तो क्वांटा से होता है कि पार्टिकल है भी और नहीं भी है, वेव है। तो बंधु वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जगह यहाँ एक वेव जो होगा तो विद्युत का जो वेग होगा उसकी लहरें हो सकती है। तो ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है एज वेल एज वेव है। तो उस इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के कॉरेस्पॉन्ड नहीं करता है, वह बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है। जैसे कह सकते हो कि गॉड इज एब्स्ट्रैक्ट, तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन वेव भी है और पार्टिकल है, उसे हम लोग एक साई से लिखते हैं, साई RT लिखते हैं या साई XYZT लिखते हैं। तो वह इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो कि एक वेव है और एक पार्टिकल है, तो वह हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बताएंगे वेव पार्टिकल ड्यूलिटी क्या है, उसके बाद श्रोडिंगर इक्वेशन दो तरह के होंगे, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आइगन वैल्यू क्या है। आइगन वैल्यू जो है बंधु हर साल नेट में
गेट में एक क्वेश्चन आइगन वैल्यू से और आइगन वेक्टर से रहता ही है, तो मैं इस आइगन वैल्यू पर ही पूरा क्वांटम मैकेनिक्स है, हर चैप्टर में आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन निकालूंगा और कहूंगा कि जैसे प्रीवियस में बताए थे इस जगह भी आइगन वैल्यू होगा। उस आइगन वैल्यू को समझाने के लिए मैं डिटेल से आपको मैट्रिसेस बताऊंगा और मैट्रिसे में आइगन वैल्यू बताऊंगा, उसके बाद आइगन वेक्टर बताऊंगा। प्रत्येक आइगन वैल्यू के लिए अगर उसका 2 आइगन वैल्यू है, अगर कोई मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस है तो उसका 2 आइगन वैल्यू होगा, अगर 3x3 मैट्रिसेस का है तो उसे 3 आइगन वैल्यू होगा और प्रत्येक आइगन वैल्यू के लिए एक आइगन वेक्टर होगा। तो इन सारी बात को मैं डिटेल से बताऊंगा, साथ ही साथ बताऊंगा पार्टिकल इन ए बॉक्स। तो पार्टिकल इन ए बॉक्स है, उसका क्या होगा आइगन वैल्यू, उसका क्या होगा आइगन फंक्शन, वो डिटेल से बताऊंगा। जस्ट उसके बाद मैं हार्मोनिक ऑसिलेटर बताऊंगा। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में 2 तरह का चीज होता है, क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर और क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो दोनों से हर साल एक क्वेश्चन तो रहता ही है हार्मोनिक ऑसिलेटर से, उसे मैं काफी डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा, खास के क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। उसके बाद होता है टनलिंग, उसके बाद होगा आपको टनल इफेक्ट बताऊंगा, 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बेल बताऊंगा, फिर फाइनाइट पोटेंशियल बेल बताऊंगा, फिर टनल इफेक्ट बताऊंगा। उसके बाद है मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन होगा, वेव फंक्शन इन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन, और वेव फंक्शन को मोमेंटम में पी के टर्म में कैसे व्यक्त करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल IPX उसका इक्वेशन होता है। तो काफी डिटेल से मैं आपको वेव फंक्शन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन में बताऊंगा। उसके बाद कॉम्यूटेटर क्या है बंधु, जैसे x और px का कॉम्यूटेटर होता है IH क्रॉस। IH क्रॉस क्या है, कॉम्यूटेटर क्या है, कॉम्यूट कब करता है, कब जब भी कोई 2 फिजिकल क्वांटिटी हो या 2 ऑब्जर्वेबल कॉम्यूट करते हैं तो दोनों का आइगन फंक्शन एक ही होता है, तो उसके बारे में बताऊंगा। फिर हाइजेनबर्ग ने दिया था कॉम्यूटेटर का कि जैसे मोमेंटम और पोजीशन जो है वो कॉम्यूट नहीं करते हैं, तो एक साथ कभी भी हम मोमेंटम का या पोजीशन का वैल्यू प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, काफी डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद डिराक नोटेशन क्या है, स्टेट वेक्टर क्या है। डिराक साहब का कहना ही अद्भुत वैज्ञानिक थे, उनके बारे में डिराक नोटेशन बताऊंगा। और उन्होंने क्या किया था, स्पिन का जो हाफ एच क्रॉस है उन्होंने ही थ्योरी को वेरीफाई किया था, थ्योरी दिया था, तो उसके बारे में बताऊंगा। फिर आपको बताऊंगा सेंट्रल पोटेंशियल क्या है। फिर देखो बंधु, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो काफी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इंपॉर्टेंट है, वो उससे भी एक क्वेश्चन आता है। स्पिन ऑर्बिटल और ऑर्बिट दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, उसको बताऊंगा। फिर एंगुलर मोमेंटम का एडिशन, जैसे बंधु एक अलजेब्राइक जोड़ होता है, एक वेक्टर का जोड़ होता है, एक ऑपरेटर का जोड़ होता है, तो सबसे इंटरेस्टिंग है एंगुलर मोमेंटम का जोड़। तो जैसे कि दूसरा तीसरा के बच्चे को लोग 2 जोड़ 3 5 बताते हैं, उससे आगे लोग जाते हैं तो बताते हैं कि 2x + 4y = 7, x - 7y = 10, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ xy। ये क्लास 6ठा 7वां के बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बाद जब आप 11th 12th में जाते हैं तब आपको बताया जाता है वेक्टर का जोड़ और वेक्टर का घटाव। उसके बाद जब आगे जाते हैं BSc में तब आपको बताया जाता है, BSc में बताया जाता है आपको कि कैसे ऑपरेटर का जोड़ोगे। और उसके बाद जब MSc में जाते हैं आप तब आपको एंगुलर मोमेंटम का जोड़ सिखलाया जाता है, वो काफी इंटरेस्टिंग है, तो मैं आपको वहां पर बताऊंगा। फिर एंगुलर मोमेंटम है, हाइड्रोजन एटम है, स्टर्न गर्लिक एक्सपेरिमेंट क्या है, तो स्टर्न गर्लिक साहब ने एक वेरिफिकेशन किया था कि स्पिन का एंगुलर मोमेंटम हाफ एच क्रॉस कैसे होता है, वो काफी इंटरेस्टिंग है, वो बताऊंगा। उसके बाद आपको टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी बताऊंगा। 1 डायमेंशनल परटर्बेशन थ्योरी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी आइगन वैल्यू क्या है, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन एनर्जी वैल्यू क्या है,
फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इनटू वेव फंक्शन क्या है, इन सारी बात को जवाब मैं आपको परटर्बेशन थ्योरी में दूंगा। उसके बाद वेरिएशनल मेथड है, तो वेरिएशनल मेथड बंधु यूज होता है, कैसे यूज होता है ये डिटेल से बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर जान लो कि ये होता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए वेरिएशनल मेथड होता है, या वेव फंक्शन जो होता है ए इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस बी एक्स स्क्वायर होता है, वन डायमेंशनल के लिए होता है। उसके बाद बंधु मैं आपको बताऊंगा परटर्बेशन थ्योरी, फर्मी गैस बताऊंगा, उसके बाद सिलेक्शन रूल्स है, उसके बाद कैसे पॉलीज प्रिंसिपल है, और उसके बाद आइडेंटिकल पार्टिकल है। इतना भी तुम अगर बंधु तैयार कर लेते हो तो कम से कम 3 क्वेश्चन 15 नंबर तुमको गारंटी आएगा क्वांटम मैकेनिक्स में, इसका मैं गारंटी लूंगा। इसके बाद मैं आपको शुरू करूंगा मैथमेटिकल फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स के बाद, वो भी जब मैं मैथमेटिकल, अभी तो क्वांटम मैकेनिक्स शुरू कर रहा हूं तो इसके बारे में काफी डिटेल से आपको मैंने जानकारी दिया, लेकिन जब मैथमेटिकल फिजिक्स शुरू करूंगा तो आपको उसके बारे में भी काफी डिटेल से जानकारी दूंगा बंधु। थैंक यू, इतना ही। मैं कल आपसे रूबरू होऊंगा क्वांटम मैकेनिक्स के साथ।